वेलकम डियर ऑल। ये लेक्चर है, ये कवेलियर पोइट्स से रिलेटेड है, जो एक डोमिनेंट ग्रुप था 17th सेंचुरी का। तो कवेलियर पोइट्स वर ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हु सपोर्टेड किंग चार्ल्स वन 1600 टू 1649। इन्होंने किंग चार्ल्स वन जो है उसको सपोर्ट किया था। टाइम पीरियड इनका 1600 से लेकर 1649 तक बनता है। किंग चार्ल्स वन तो 1625 में आया था, लेकिन कवेलियर पोइट्स का जो टाइम पीरियड है तकरीबन जब वो एक्टिव थे तो वो 1600 से 1649 के दरमियान था। इन हिज स्ट्रगल्स विद द पार्लियामेंट, किंग चार्ल्स वन जैसा कि आप जानते हैं 1625 के बाद आया था। फिर उसके मसाइल कुछ चल रहे थे, पार्लियामेंट के साथ सेटल नहीं हो पा रहा था। और जो दूसरी तरफ इंग्लिश कॉमनवेल्थ वाले ओलिवर क्रॉमवेल वगैरह वाले लोग थे, तो वो उसके साथ डायरेक्ट टसल थी उनकी, और वो मामला चल रहे थे। तो इन्होंने किंग चार्ल्स वन का साथ दिया था। द वर्ड कवेलियर विच कम्स फ्रॉम अ लैटिन रूट मीनिंग नाइट और हॉर्समैन। जो वर्ड कवेलियर है जिसका सोर्स जो है वो लैटिन है, लैटिन लैंग्वेज। इसका लफ्जी मतलब नाइट या हॉर्समैन होता है, कि वो इंसान जो घुड़सवार हो लड़ने के लिए, जो हम जिसको हम कहते हैं फाइटर्स वगैरह। वॉज अ स्कॉर्नफुल एपिथेट। स्कॉर्नफुल मीन्स बेटा नफरत वाला। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, कि एक नफरत वाला एक लफ्ज था फॉर द फैक्शन, इस हिस्से के लिए, दैट साइडेड विद द किंग इन द इंग्लिश सिविल वॉर, जिसने किंग चार्ल्स वन का साथ दिया था इंग्लिश सिविल वॉर में। एंड वाज मोस्टली यूज्ड बाय देयर ओपोनेंट। और ये जो टाइटल था कैवेलियर पोइट्स, ये नॉर्मली उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते थे उनको डिग्रेड करने के लिए। यानी इन जितने भी पोइट्स थे इन्होंने किंग का साथ दिया, तो कहा जाता था कि ये दरबारी हैं और हमेशा बादशाह के साथ देते हैं और बादशाह को ही मतलब एक तरह से उसकी खुशामद करते रहते हैं। तो उस सेंस में उन्होंने नफरत में उनका नाम जो रखा था कैवेलियर पोइट्स, उन्होंने खुद अपना नाम ये नहीं रखा था। इट ऑल्सो रेफर्स टू समवन हु इज केयरफ्री एंड कैजुअल इन हिज अप्रोच। कैवेलियर का एक मतलब ये भी होता है, ये रेफर करता है ऐसे लोगों को जो केयर फ्री होते हैं, कैजुअल होते हैं, बिल्कुल अपने अप्रोच में उनको परवाह ज्यादा नहीं होती। इट शोज दिस ग्रुप्स पॉलिटिकल लॉयलिटी। इससे इस ग्रुप की आपको पॉलिटिकल लॉयलिटी का भी पता चलता है, मीन्स के वो किंग के साथ थे। इसके अलावा उनका सोशल एटीट्यूड क्या था, कि वो बिल्कुल केयर फ्री और कैजुअल थे। उनको कोई माजी की या हाल की मुस्तकबिल की परेशानी नहीं थी, वो हाल में जीना पसंद करते थे। देवर प्रो मोनार्की एंड प्रो एरिस्टोक्रेसी, मीन्स के वो मोनार्की के यानी बादशाहत के हक में थे, और जो एरिस्टोक्रेसी है, हाई क्लास है, उसके हक में थे। वो मोस्ट ऑफ द नोटेबल कैवेलियर पोइट्स वर एरिस्टोक्रेट। ज्यादातर इनमें से खुद भी एरिस्टोक्रेट थे, हाई क्लास से बिलोंग करते थे। एंड मैनी वर आल्सो कोर्टियर्स, और काफी सारे जो है वो कोर्टियर्स भी थे, दरबारी भी थे। मीनिंग दैट दे स्पेंट मच ऑफ देयर टाइम अटेंडिंग टू किंग्स एट हिज कोर्ट। ज्यादातर वो बादशाह के साथ ही होते थे, उसके दरबार में। A recurring theme in their poetry was defense of the monarchy। इसलिए इनमें से मैक्सिमम जो पोइट्स हैं, इनकी पोइट्री का जो थीम है ना, वो ये है कि मोनार्की को, बादशाहत को कैसे डिफेंड करना है। whose relationship with parliament failed dramatically during Charles reign। उनका जो रिलेशनशिप है मोनार्की का, बादशाहत का, किंग चार्ल्स का पार्लियामेंट के साथ, वो बहुत ज्यादा फेल हो गया था अपने दौर हुकूमत में, एंडिंग इन किंग्स एग्जीक्यूशन 1649। और जाहिर है इसका नतीजा ये निकला था कि उसको मार दिया गया था 1649 में। और इंग्लिश जो कॉमनवेल्थ है, ओलिवर क्रॉमवेल जो पहला लॉर्ड प्रोटेक्टर था, उसके अंडर शुरू हुई थी, आपको पता है। परहैप्स इंस्पायर्ड बाय द डेंजरस एंड अनसेटल्ड टाइम्स, शायद वो थोड़े से इंस्पायर हुए थे अपने जो वक्त था। एक तो उनका वक्त बड़ा डेंजरस था क्योंकि लोग उनके खिलाफ थे। दायरा किंग चार्ल्स के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, जो लोग किंग चार्ल्स के हक में थे। और उनका टाइम बड़ा अनसेटल्ड था, उनको पता नहीं था अपनी जिंदगियों का। दे लिव्ड इन मैनी ऑफ द कैवेलियर पोइट्स आल्सो रोट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। इसलिए ज्यादातर जो कैवेलियर पोइट्स हैं, मेन थीम तो उनका वही रहा कि हमने बादशाह तो किस तरह बचाना है। कहीं कहीं आपको ये थीम भी नजर आता है कि जिस तरह ये होता है ना, कि अभी जो लाइफ है यही जी लो, यही सारी लाइफ है। एंड लविंग पैशनेटली इन द मोमेंट, और वो हमेशा मूवमेंट में यानी हाल में रहना पसंद करते थे, जिसको हम लोग कार्पी डीएम कहते हैं। कॉन्सेप्ट है लिविंग इन द प्रेजेंट। सिंस लाइफ एंड लव वर फ्रेजाइल, क्योंकि उनकी जिंदगी और मोहब्बत दोनों उनके नजदीक फ्रेजाइल थी, बहुत ज्यादा मतलब कि नाजुक सी थी। इट कुड बी लॉस्ट एट एनी टाइम, और किसी वक्त भी वो खत्म हो सकती थी। Poems attributed to Cavalier poets are often written on themes of love, love making, time, beauty, nature, politics। ये उनके थीम थे मेन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लव मेकिंग और मतलब ब्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए कि वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। उनको पता था हमारी जिंदगी पता नहीं कितनी है, हमने किंग चार्ल्स का साथ दिया तो कब हमें मरना पड़ जाए। तो उनका थीम यही था कि प्रेजेंट के अंदर जी लें जितना जीना है।
पॉलिटिक्स आपको पता है कि मतलब कि जो पॉलिटिकल थीम थे कि वो बादशाह चाहते थे. इट इज द लेटर फॉर विच द ग्रुप इज बेस्ट नोन. लेटर मीन्स बेटा जिसका जिक्र सबसे बाद में आया, मीन्स पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल थीम की वजह से ये जो ग्रुप है सबसे ज्यादा जाना जाता था. मैंनी कंपोज देयर राइटिंग इन एन अटेम्प्ट टू प्लीज देयर मोनार्क चार्ल्स वन फॉर इंग्लैंड. मैक्सिमम ने अपनी जो पोइट्री है वो इसलिए लिखी थी ताकि वो चार्ल्स वन को खुश कर सके. इसके बाद फेमस कवेलियर पोइट्स जो हैं आपके, तो द पोइट्स हु आर मोस्ट जनरली एग्रीड टू बी अमंग द कवेलियर पोइट्स, वो रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लवलेस है, थॉमस कैरी है, सर जॉन सकलिंग है. रॉबर्ट कैरिक सबसे पहले, हैरिक सबसे पहले was a 17th century English lyric poet and Anglican cleric. Anglican cleric means बेटा जो रिफॉर्म चर्च था उसका जो पादरी था वो. After the English Civil War began, Herrick sided with the royalist faction supporting King Charles I. ये हमने पहले भी पढ़ा, जब इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हुई तो किंग चार्ल्स का साथ दिया था. As a consequence, नतीजे के तौर पर he and other poets were labeled as cavalier poets due to their political convictions as well as style of their work. इसलिए लोगों ने नफरत में इन लोगों का नाम कवेलियर पोइट, दरबारी पोइट रख दिया, उनकी पॉलिटिकल अपनी जो एफिलिएशन थी उसकी वजह से और जिस तरह से वो वर्क लिखते थे उसके हक में उसकी वजह से. फॉलोइंग चार्ल्स डिफीट एंड द सब्सिक्वेंट विक्ट्री ऑफ द अपोजिंग पार्लियामेंट, जब किंग चार्ल्स को डिफीट हुई, पार्लियामेंट जो है वो कामयाब हो गई जिसको ओलिवर क्रॉमवेल लीड कर रहा था. हैरिक लॉस्ट हिज पोजीशन एज अ क्लरिक इन द एंग्लिकन चर्च इन 1647. जाहिर है ये पादरी था चर्च का, उन्होंने फौरी तौर पर इसको हटा दिया क्योंकि मुखालिफ पार्टी का था. Herrick then moved to London and lived through the charitable support of friend and family. फिर वो लंदन चला गया था, तो फैमिली और फ्रेंड ने उसकी रहने में मदद की. After the monarchy was restored in 1660, Herrick returned to his vicarship in 1662. जब दोबारा से किंग चार्ल्स का बेटा चार्ल्स टू आया था तो उसने दोबारा इसको वापस बुला लिया अपने साथ और वो आके दोबारा उसने अपनी जो एक प्रीस्ट की पोजीशन थी वो संभाल ली. He will reside there until his death, अपनी डेथ तक फिर वो वहीं पर रहा था. ये सबसे लीडिंग पॉइंट है उनका. मच ऑफ द आउटपुट वाज इरोटिक पोइट्री. ज़्यादातर जो इसकी पोइट्री है वो इरोटिक है, मींस सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड, concerning thing of sexual love and women's bodies. These poems are thought to be completely imaginary because Herrick himself never married and there is little evidence that he engaged in a romantic relationship with women. और ये कहा जाता है इसकी पोइट्री बिल्कुल इमेजनरी है क्योंकि वो खुद भी कभी उससे शादी नहीं की, ना ही कोई इस तरह का कोई जो मामला है किसी खातून के साथ अफेयर का वो सामने आया उससे रिलेटेड. Among Herrick's classical poetry influences were the Roman writer Horace and Ovid. इन दोनों से वो बहुत मुतासिर था. दूसरा वो एक पोइट था एनाक्रियन के नाम से, उसके साथ भी वो बहुत मुतासिर था. आगे उसके वर्क का नाम जो है वो गिवन है जो उसकी पोइट्री की बुक है. Then we have Richard Lovelace. He was an English poet in the 17th century. He was a cavalier poet. He fought on behalf of Charles I during the English Civil War. Again, वही Charles I के हक में ये लड़ा. Like the other cavalier poets of 17th century England, Richard Lovelace lived a legendary life as a soldier, lover and courtier. उसने एक फौजी वाली जिंदगी भी गुजारी थी, मोहब्बत करने वाले की भी और दरबारी के तौर पे भी जिंदगी गुजारी उसने. Persecuted for his unflagging support of Charles I, उसको बहुत ज़्यादा तंग किया गया जब चार्ल्स वन के मुखालफिन ओलिवर क्रॉमवेल वगैरह आए थे तो उन्होंने काफ़ी तंग किया इसको क्योंकि उसने चार्ल्स वन का साथ दिया था. He died in dire poverty, वो बहुत ज़्यादा गुर्बत में मर गया. He was considered a model courtier, उसको बहुत मतलब कि एक आला नमूने वाला दरबारी कहा जाता था. Who was charming, attractive, witty, जो खूबसूरत भी था, अट्रैक्टिव भी था और हाजिर दिमाग भी था. He received an education at chartered schools starting at age 11. ये थोड़ी सी इससे रिलेटेड है मालूमात कि उसने अपनी एजुकेशन हासिल की थी. By the age of 14, Lovelace caught the attention of King Charles I. जब वो 14 साल का था तो लवलेस जो है उस पे किंग चार्ल्स वन की अटेंशन गई. Who designated him gentleman waiter extraordinary. उसने उसको ये टाइटल दिया था. King Charles I was so impressed by Lovelace that he persuaded the school to grant Lovelace his MA. लेकिन चार्ल्स वन इतना इम्प्रेस्ड हुआ उससे कि उसने स्कूल से कहा था कि आप इसकी डिग्री इस पे अवार्ड कर दें तालीम मुकम्मल होने से पहले ही. Even before he completed his coursework, in 1636, Lovelace received a Master of Art degree from Oxford University at the age of 18. इसलिए वक्त से पहले ही उसको डिग्री भी दे दी गई. रिचर्ड लवलेस रिमेन लॉयल टू द किंग. अब किंग ने उसके साथ इतना सब कुछ किया था इसलिए वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहा बादशाह के साथ. इवन दो लवलेस वॉज इम्प्रिजन फॉर सपोर्टिंग किंग चार्ल्स वन, बेशक उसको जेल में भी डाला गया. लवलेस फ्रिक्वेंटली इंक्लूडेड द थीम ऑफ लॉयल्टी इन हिज पोइट्री. इसलिए उसकी पोइट्री में आपको वफादारी का, लॉयल्टी का थीम बहुत नजर आएगा. लवलेस रोड टू मेजर वर्क्स. ये आगे वर्क्स के नाम गिवन है, उसके वो आपने अपने जहन में रखने. फ्रीडम एंड लव आर की थीम्स ऑफ द पोइम. उसकी पोइम के जो की थीम्स हैं वो जो है वो फ्रीडम और लव से रिलेटेड, आज़ादी से रिलेटेड, मोहब्बत से रिलेटेड.
और जो लास्ट लाइन उसके स्टैंजा की है, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, के स्टोन वॉल से कोई आप जेल नहीं बना सकते, नॉर आयरन बार सा केज, ना ही आप आयरन बार से केज बना सकते हो। वो उसकी सबसे ज्यादा ऐसी लाइन है जिसको कोट किया जाता है। देन वी हैव थॉमस कैरी। Thomas Carey was an English poet among the Cavalier group of Caroline poets. Educated at the University of Oxford and the Middle Temple, London, Carey served as secretary at embassies in Venice, The Hague, and Paris. In 1630, Carey received a court appointment and became server at table to the king. ये बादशाह ने उसे मुख्तलिफ जगह पर उसको सेक्रेटरी लगा के रखा, मुख्तलिफ एरियाज में, शहरों में, मुल्कों में, और बाद में उसको फिर दरबार के ऊपर अपॉइंट कर लिया था। जहाँ तक उसके वर्क्स का ताल्लुक है वो आगे गिवन है कि जो जो वर्क्स ने लिखे थे वो आप लोग खुद से इसको डॉक्यूमेंट में गो थ्रू कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। द सब्जेक्ट्स आर वेरियस, कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसने अपने पोइट्री लिखी है। नंबर ऑफ पोइम्स ट्रीट लव, लव मेकिंग एंड फेमिनिन ब्यूटी, मोहब्बत से रिलेटेड है, और जो निस्वानी खूबसूरती है, फेमिनिन ब्यूटी, उससे रिलेटेड। उसकी बहुत सारी जो पोइम्स हैं जिसमें एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन्स ऑफ द पोएट डॉक्टर जॉन डन आर मेमोरियल ट्रिब्यूट्स। दूसरे जो हैं वो जो एक कंट्री हाउस लाइफ है, जो देहाती जिंदगी है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हमने डिस्कस किया था, ये कहीं पे जो आपके मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो उसमें भी ये शामिल था, इसलिए उसने ये जो डेथ ऑफ जॉन डन है, जो एक मेटाफिजिकल पोइट था, उसके ऊपर उसने अपना वर्क लिखा था। देन वी हैव सर जॉन सकलिंग। Sir John Suckling, English Cavalier poet, dramatist, and courtier, best known for his lyrics. He became a prominent figure at court with a reputation for being the greatest talent of his time. जो बड़ा बहादुर आदमी था अपने वक्त का, इसलिए काफी प्रोमिनेंट भी हुआ। He was gentleman of the privy chamber to Charles I and a friend of poets Thomas Carey and Richard Lovelace. Richard Lovelace और Thomas Carey के बारे में भी हमने पढ़ा है, इनका ये दोस्त भी था और बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था चार्ल्स वन के दरबार में, जो एक खास चैम्बर होता है उसका मेंबर भी था। When the war with the Scots broke out in 1639, Suckling raised a troop of soldiers, supplying them with horses at his own expense, and accompanied Charles I on his ill-fated expedition. Suckling जो है उसने हॉर्सेस वगैरह भी सप्लाई किए थे अपने खर्चे पे, चार्ल्स वन के भी साथ साथ रहा, उसकी जितनी भी इल फेटेड मीन्स की जो बुरी किस्मत वाली एक मुहिम थी उसकी, उसमें भी। In 1641, Suckling took an active part in the plot to rescue the Earl of Stratford from the Tower. एक अर्ल था स्ट्रैफर्ड का, जाहिर है इनका चार्ल्स वन का सपोर्टर था, वो भी उसको भागने में उसने मदद दी थी। When the plot was discovered, Suckling fled to France and is believed to have committed suicide. जब पता चला कि उसने ये सारा काम किया है तो वो ओलिवर क्रॉमवेल वगैरह से डर के या उनसे छुप के, आप कह सकते हो, फ्रांस भाग गया था और वहीं पे उसने सुसाइड कर ली। आगे 4 प्लेस के नाम गिवन है, वो आप लोग देख लोगे। His reputation as a poet rests on his lyrics. उसकी जो reputation है वो उसके lyrics की वजह से है। He inherited from Donne the tradition of anti-Platonic deflation of high-flown love sentiment and uses it with ease. कि उसने जो एक जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट था, उसकी ट्रेडिशन थी कि वो बहुत ज़्यादा जो लव या मोहब्बत के सेंटिमेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करके दिखाता था, तो वो इसने कॉपी किया और उसने उस बारे में लिखा। आगे भी उसके जो वर्क्स हैं उनके नाम, जो पोइम्स के नाम गिवन है। To conclude, we can say that Cavalier poetry is identifiable by its political style as well as its political leanings. कि ये एक तो अपनी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, एक खास उनका स्टाइल था, उसके जरिए से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ साथ उसकी जो एक सियासी एक रुझान था उसका, बादशाह के बारे में लिखना, उसके हिसाब से भी। The key characteristic of Cavalier poetry include straightforward language, इनकी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, सिंपल। सेलिब्रेशन ऑफ सोशल एंड मटेरियल प्लेजर ऑफ लाइफ, और वो जो जिंदगी की सोशल और मटेरियल खुशियां हैं उनको सेलिब्रेट करते थे, इसलिए कि उनके नज़दीक उनको पता था कि किंग को कुछ हुआ तो जाहिर है हम भी साथ ही उसके मतलब कि एक तरह से निशाने पर आ जाएंगे लोगों के, ओलिवर क्रॉमवेल वगैरह के, इसलिए वो अपनी जिंदगी को फुली इंजॉय करते थे। एंड अ सेंस दैट वन शुड इंजॉय दिस प्लेजर व्हाइल वन कैन, और उनके जो पोइट्री में आपको ये चीज़ नज़र भी आती है कि वो चाहते थे कि जब तक आप इन चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं आप इन चीज़ों को इंजॉय करें।